खबर जनपद मऊ से है, जहां रतनपुरा ब्लॉक के स्थानीय नेता व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राणा प्रताप सिंह ने भारत और चीन के तनाव पर बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। बताते चले 15 व 16 मई की रात चीन और भारतीय सैनिकों के बीच गलवान घाटी में झड़प हो गई, जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए। जिसको लेकर राणा प्रताप सिंह ने बताया कि अगर इस देश के सम्मान और शक्ति को बचाना है तो चीन के सम्मान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना होगा। अगर देश का सम्मान, शक्ति और असम्मत को बचाना है तो पूरे राष्ट्र को एक साथ खड़े होकर चीन निर्मित वस्तुओं का पुरजोर विरोध के साथ भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की ढुलमिल चीनी नीतियों का पुरजोर विरोध व बहिष्कार करना होगा। राणा प्रताप सिंह ने जब हमारे संवाददाता दीपक सिंह सचिव से बात की तो राणा प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। चल रही वायरस कोविड-19 के नाम से जो आज ये विकराल रूप किए धारण, और उसी बीच में एक तरफ चीन ने हमला किया। 15-16 की तारीख में हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो गए। हम इनसे जानना चाहते हैं कि हमारी सरकार इस पर क्या स्टैंड ली है। सर, आपका नाम? मुझे राणा सिंह कहते हैं। मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। माननीय चंद्रशेखर जी हमारे नेता हैं और इस समय मैं समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। जी, जो इस समय देश में हमला हुआ है चीन द्वारा, इस पे हमारे देश के सरकार की क्या स्टैंड है? जब भी हमारे देश के ऊपर इस मामले में मेरे देश का कोई जवाब दुनिया में नहीं है। जब भी हमारे देश के ऊपर संकट आता है उस समय सारा देश एक साथ खड़ा हो जाता है, और शायद इसी भावना को पढ़ करके और इसी भावना को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए कि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रद्धेय पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत में थी, और उस समय भी बस पर चढ़ करके वाजपेयी जी गए थे ये दिखाने के लिए कि हम लोग जिस पाकिस्तान से भारत के रिश्ते नाते बहुत खराब हैं उसको मैं इस स्तर पर ठीक कर देना चाहता हूं, ताकि एक बार इतिहास में, भारत के इतिहास में नाम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इतना बड़ा काम किया। लेकिन केवल वह लाहौर तक की बस से यात्रा किए, वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति को बुला करके भारत में 56 भोग का भोग कराए, बावजूद इसके परिणाम जस का तस ढाक के 3 पात्र है। पाकिस्तान से पहली बार, हिंदुस्तान में पहली बार इन लोगों ने, आज की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विशेषकर मोदी जी की सरकार ने बुला करके और हमारे एक सैनिक ठिकानों को दिखाने का काम पाकिस्तान के अधिकारियों से, सैनिक अधिकारियों से किए। ये प्रदर्शित बिन बुलाए मेहमान की तरह पाकिस्तान में राष्ट्रपति के पास जाना, उसके जन्मदिन में सम्मिलित होना, कोशिश यह करना, दिखाने का यह प्रयास करना कि जिस पाकिस्तान से कभी किसी का रिश्ता ठीक नहीं रहा उस रिश्ते को मैंने भाईचारे के रिश्ते नाते में बदल दिया है। लेकिन ये ना समझ लोग उस काम में असफल रहे। जिस समय कारगिल का युद्ध हुआ वो भी भारत के क्षेत्र में लड़ा गया और उसको कहा गया कि यह युद्ध हो रहा है, और उस समय हमारे देश के सैनिक मारे गए। परिणाम सिवाय इतने था कि हमारे देश के अंदर जो पाकिस्तान के सैनिक आ गए थे उनको हम केवल अपने देश की सीमा से भगा करके और नौजवानों के लाश पर खुशी मनाते रहे कि मैंने उनको भगा दिया। ये खुशी का बिंदु था कारगिल के युद्ध में। लेकिन उस युद्ध से जो भावना बनी पूरे राष्ट्र के अंदर, उस भावना को ही भजाने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था, जो मेरी समझ काम करे। मैं नहीं समझता कि कितना सही समझ पा रहा हूं। बावजूद इस बार फिर जब इनकी सरकार आई है, और जब से यह मोटा मोटी पिछली बार और इस बार दोनों बार जब इनकी सरकार बनी है, लगातार इस देश में जंग की स्थिति बना करके रख रहे हैं। हर 1 महीने 2 महीने बाद लगता है पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा। और भारत के बहादुरी की अगर सीमा देखी जाए, आप खुद भी महसूस करो, अब तो भारत के खिलाफ गोली चलाने का काम शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ था। नेपाल भी भारत के सीने पर अब गोली चला रहा है। मालदीव से हमारे रिश्ते नाते ठीक नहीं, श्रीलंका में हमारा विरोधी राष्ट्रपति है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते नाते ठीक नहीं। बैठ कर के झूले पर झूलने का काम चीन के राष्ट्रपति के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके जो प्रदर्शन करना चाहा उसमें भी आज के तिथि में असफल हो गए। जहां तक चीन का सवाल है, भारत 300 वर्षों का लूटा पिटा देश
जिसके पास एक सुई बनाने का कारखाना भी नहीं था, भरपेट भोजन करने की स्थिति भी नहीं थी, लेकिन तत्कालीन समय के नेतृत्वकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार के पास यह ताकत थी। 62 में चीन के खिलाफ हमारे देश के सैनिकों ने सीना खोल के लड़ा और उसमें दुनिया स्तर में यह समाचार गया कि भारत जंग को जीतने में या जंग पर अपना वर्चस्व दिखाने में कामयाब साबित नहीं हुआ, तो उसका बदला 1967 में हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों और हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने 1967 में सूद समेत चीन से वापस ले लिया। आज हम इनका बयान सुन रहे हैं, जब भी इनका बयान आ रहा है बोलते हैं सन 62 का भारत नहीं है। सोचना चाहिए, अगर सन 62 का भारत नहीं है तो चीन भी तो सन 67 और 62 का नहीं रह गया है। चीन भी तरक्की किया है, भारत भी तरक्की किया है, और मेरे पास भारत चीन से मजबूत है। इसके लिए बस एक ही उदाहरण है कि आज जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में एक कोई माओ से तुम अगर चीन के अंदर 4000 और 6000 किलोमीटर की पदयात्रा करके सारी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक पदयात्री घोषित हुआ। एक हमारे नेता श्रद्धेय और पूज्य चंद्रशेखर जी कन्याकुमारी से चल करके दिल्ली के राजघाट अन्य संपूर्ण पदयात्राओं को मिला करके माओ से तुम की बराबर की राजनीतिक पदयात्रा किया, लोगों के दुख दर्द को समझने का काम किया, इतिहास में नाम है। लेकिन आज जब लॉकडाउन हुआ है उस समय हिंदुस्तान के नौजवान देश की इस कोने से निकल के उस कोने तक पैदल चल करके और अपने अपने घरों तक पहुंच करके भारी संख्या में ये दिखाने और साबित करने, दुनिया के सामने उदाहरण रखने का काम किया है कि भारत के नौजवानों के पास भारत की मिट्टी में जो ताकत है दुनिया की किसी भी देश की मिट्टी में ये ताकत नहीं है। यही असली हिंदुस्तान की ताकत है। हमारा जहां तक सवाल है चीन के सीमा पर शायद वहां जो समझौता हुआ है, तो अगर चीन का सैनिक ये समझ सकता है कि समझौता के अनुसार हम गोली नहीं चला सकते हैं, तो किल भरे राख से अगर वो आक्रमण कर सकता है तो हमारे हिंदुस्तान के फौजी भी अपने बाजुओं के ताकत से, मैं नहीं जानता कि अब तक कितनी बदला लिए हैं, इसलिए कि ना तो चीन की तरफ से अब तक कोई बात आ पाई कि हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं, और ना तो दुनिया के अन्य कोई एजेंसी इसको बता रही है, और ना ही तो भारत सरकार की तरफ से ऑथेंटिक रूप से बताया गया कि हमारे सैनिकों ने चीन के कितने सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। एक दिन जरूर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं, कितने को वो मारे हैं ये खबर तो ऑथेंटिक रूप से अब तक राष्ट्र के सामने नहीं आई, लेकिन भारत के 20 सैनिक मारे गए हैं। राम जाने कितने अस्पताल में भर्ती हैं, इनके चाहे वो एक तरह से सामरिक मजबूरी हो, उन्होंने ये तक भी नहीं बताया था कि भारत के हमारे सिपाही आज भी उनके गिरफ्त में हैं। लेकिन जब 10 सिपाही छूटे उसको भी बेशर्म की तरह हमारी सरकार ने कहा कि अब 10 सैनिक वहां से छूट गए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है इनके कहे पर विश्वास कैसे किया जाए। और हमसे अगर कोई पूछे, व्यक्तिगत रूप से जो मेरी सोच है, इस देश को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, चीन के सामानों का बहिष्कार करो और भारतीय जनता पार्टी के कई पार्टी का बहिष्कार करो। जिस देश को बचाना है तो चीन के सामान को और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से सदा सदा के लिए खदेड़ने के अलावा इस देश की मर्यादा और आबरू को बचाने का दूसरा कोई भी तरीका नहीं। जी सर, इसमें आपके नेता अखिलेश यादव का क्या कहना है? हम फिर अपनी बात को दोहरा रहे हैं। अखिलेश यादव जी हमारे नेता नहीं है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। हमारे नेता का नाम चंद्रशेखर है, इस बात का थोड़ा आप ध्यान जरूर रखिएगा। वो जिसमें दल में हूं उस दल के वो अध्यक्ष हैं, और हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। सिवाय कांग्रेस के नेताओं के अलावे पूरे इस देश में जो छोटे बड़े दल हैं उन्होंने अपने राजनीतिक धर्म का पालन नहीं किया। तो इसमें आपके क्या विचार हो सकते हैं और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी अपने रास्ते पर चल रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो सरकार की असली चाल है उसको आप समझने की कोशिश करिए। कांग्रेस की अगर हालत खराब भी रहती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी चालाकी के साथ सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का नाम लेकर के और कांग्रेस को इंगित करके अपना प्रतिद्वंदी कांग्रेस को जताने बताने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाती है, और ठीक इसी के विपरीत कांग्रेस भी अपनी पूरी शक्ति भाजपा के खिलाफ लगाती है। सो यह है, प्रदर्शन यह है कि इस देश में कोई केवल 2 ही दल हैं, एक कांग्रेस है, एक भाजपा है। चलिए इस बात को हमको भी मानने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, दोनों का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा है। ये देश बहुदलीय संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को मान करके चलता है। मैं एक ही बात जानता हूं कि आज़ादी के दिनों में हमारे पुरखे
हम तो नहीं कह सकते कि हमारे पिताजी के पास बुद्धि और विवेक हमसे कम थी, हम नहीं कह सकते कि हमारे दादा के पास बुद्धि और विवेक कम थी, लेकिन जब तक हमारे दादा रहे, जब तक हमारे पिताजी का कुल खानदान रहा, जब तक वो पीढ़ी रही, तब तक इस आज की भाजपा, कल की जनसंघ और उसके पहले की हिंदू सभा के लोगों को कहीं भारत के पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली तक मुंह दिखाने के लिए 2-1 लोग दिखाई दिया करते थे, और कोई नहीं दिखाई देता। उसके पीछे कारण था, तत्काल की आजादी मिली थी, देश ने प्रत्येक संगठनों के कार्यों को देखा था। हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने, हमारे बाबा ने देखा था कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय संगठन के लोग अंग्रेजों के साथ खड़ा होकर के उनकी मदद में या तो काम करते थे या अपने तरीके से उनको शक्ति प्रदान करने वाले लोग थे। यह जो वर्तमान की पीढ़ी, हम लोगों वाली पीढ़ी है, यह पीढ़ी धन्य है जो अपने आप को, अपने ही बाप दादा से अपने आप को अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोग, इनका डीएनए टेस्ट करा लो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का डीएनए टेस्ट कराओ। और इस देश में एक बात आप जानते रहिए, जो भाजपाई नहीं है वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी है। उसका नाम समाजवादी पार्टी हो, उसका नाम बहुजन समाज पार्टी हो, डीएमके हो, चाहे जो कुछ भी हो, 2 ही दल है। यह सच है कि एक भाजपा है और दूसरा कांग्रेस है। कांग्रेस के ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन वो मूल रूप से कांग्रेस से निकली हैं। भाजपा से निकलने वाला कोई दल इस देश में नहीं है। 2 ही दल था जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक अंग्रेज का दल था, दूसरा कांग्रेस का दल था। जो लोग कांग्रेस में थे वो राष्ट्र के हित की, राष्ट्र की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, और जो अंग्रेज के साथ थे वो उनको बचा करके सत्ता का सुख भोगने वाले लोग थे। तत्कालीन समय में इनके लोग सत्ता का सुख भोगने वाले हैं। इस विचारधारा के लोग जब हमारे और आपके बाप दादा गांव में निकालते थे प्रभात फेरी और भारत में यह जिंदाबाद का नारा लगाते थे, उसी समय इस विचारधारा के लोग थाने पर जाकर के उनका नाम बताने का काम कर रहे थे। लेकिन धन्य है ये वर्तमान की पीढ़ी, इतिहास कभी माफ नहीं कर सकती है जो अपने बाप दादा की आबरू को बचाने में असफल है। हमारे बाप दादाओं ने इनको पहचाना था, और जब तक उन लोगों का वर्चस्व रहा है, इनको कभी विधानसभा और लोकसभा की तरफ पहुंचने का मौका नहीं मिला। हाँ, अब वर्तमान की पीढ़ी आई है, लाली पाप पर ही खुश हो जाया करती है, झूठे वादों, हल्के भाषणों पर खुश हो जाया करती है। शर्म नहीं लगती इनको। ये उंगली उठाते हैं कांग्रेस के राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, जिसके एक नहीं 2-2 परिवार के लोग इस देश की आजादी के बलिवेदी पर अपने आप को चढ़ा चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आज का राहुल गांधी जो पढ़ने के लिए गया, उसकी दादी मारी गई, जो फिर पढ़ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में गया, उसके पिताजी का कत्ल हुआ। इनसे पूछो, इनका नह तक कटा है। पॉलिटिक्स में देश में इमरजेंसी लगी थी, ये दोनों लोग जो आज इस देश के सबसे बड़े मूर्धन्य नेता है, ये किस जेल में थे? जरा हमको बता सकते हो आप कि मुख्यमंत्री गुजरात बनने के पहले गुजरात के लोगों के लिए बिजली के सवाल पर, वहां के विद्यार्थियों के सवाल पर, वहां के नौजवानों के सवाल पर, वहां के किसानों के सवाल पर एक भी कोई सड़क पर जंग लड़ते हुए 3 दिन के लिए जेल में कभी ये बंद हुए? हमारे दल के लोग, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, जाकर के बलिया में पता करो, जब तक राजनीति में था, छात्र संघ की राजनीति में था, विद्यार्थी राजनीति में था, इस देश के कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आया हो, मुझको लगता था बलिया बागियों की धरती है और यहाँ से बिना काला झंडा दिखाए अगर वापस चला जाएगा तो हमारे जनपद का बदनामी हो जाएगी। और जब तक ये थी, हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछो ना ये कहाँ से आते हैं। ये कभी कोई लड़ाई नहीं लड़े, जनता के सवाल पर कभी एक कदम निकले नहीं। और हो तो कोई आप बताओ तो सही, गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के पहले एक गिरफ्तारी हमसे बताइए जो किसी किसान के सवाल पर, मजदूर के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, विद्यार्थी के सवाल पर कोई सड़क पर निकल करके सत्ता के सामने संघर्ष करके जेल में गए हो, 10 लाठी खाए हो। ये हिटलर शाही लोग हैं। और याद रखो, जिनपिंग जो चीन का राष्ट्रपति है और भारत का प्रधानमंत्री, दोनों एक ही विचारधारा के हैं। ये दोनों अपनी हुकूमत तानाशाही रवैये पर ले चल रहे हैं। और जब तक तानाशाही विचारधारा वाले लोग कुर्सी पर रहते हैं, राष्ट्र के अंदर जंग की स्थिति बना करके रखते हैं ताकि वह अपनी बात को आम जनता तक पहुंचा करके और राष्ट्रीयता का झूठा और ढोंगा नाच नचाते हैं। ये दोनों ऐसे लोग हैं जो इस समय चीन और भारत के, ये दोनों तानाशाही दिमाग के लोग हैं। और तानाशाही दिमाग के लोग हर हमेशा अपने देश में युद्ध की स्थिति बना करके रखते हैं, लगातार इसी की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। 370 खत्म हो गया तो 370 के खत्म हो जाने से कितनी बेरोजगारी खत्म हो गई। एनआर की दुकान ये सब ला करके रख दिए, उससे जरा बताओ ना कितनी कंपनियां बढ़ गई। देश को बेचने पर उतर गए हो, कभी जहाज बेचते हो, कभी एयरपोर्ट बेचते हो, अब रेलवे बेच रहे हो। पूरा का पूरा लगता है कल पार्लियामेंट बेचोगे
और लगता है आते आते यह देश बच करके चले जाएंगे और इनके भक्त तथा कथित मूर्ख नौजवान ताली बजाएंगे, इसलिए कि विचारों के पास तो इतनी भी समझ नहीं है कि जिसके साथ खड़े हो वो इस देश के भारत मैया के वो दुश्मन लोग हैं जो कि ऐन वक्त पर हमारे साथ इनके राजनीतिक अगुआ कभी भी नहीं दिखाई दिए हैं। इनसे कहो जरा बोले सबसे इस दुनिया का सबसे हमारे नजर में एक नंबर का आतंकवादी था जिसका नाम था गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे को सम्मानित करने वाला मध्य प्रदेश से एमपी है, ये टिकट देते हैं और बकायदे कहती है कि गांधी नहीं नाथूराम गोडसे ने था। सिर्फ यह भारत है जहां इस बात को संभाल करके रखा जा रहा है, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। शायद दुनिया का कोई, और ये तानाशाही सरकार जो इस तरह की बात बोल रहा है, जो इनके खिलाफ बोल रहा है, उनको जेल के सलाखों में देश का मुकदमा करके उनको परेशान अघोषित आपातकाल इन्होंने लगा रखा है। एक बात याद रखिए, इंदिरा जी कुर्सी पर बैठ करके आपातकाल लगाई थी, देश के सभी लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया था। लोग चुप थे, उनकी सीआईडी ने कहा, उनके लोगों ने कहा, उनके खुफिया तंत्र ने कहा आप चुनाव जीत जाएंगे, और परिणाम जब आया तो 7 समुंदर पार गिरी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इस देश के 10 लोगों को मजबूत करने के लिए सभी आप काम करो, सभी मीडिया चैनलों को, जो मीडिया चैनल सिर्फ और सिर्फ धन के लिए अपना चैनल चला रहे हैं, इसलिए कि राणा सिंह सरीखे लोगों का चैनल नहीं चलता है, ये किसी पूंजीपति का चैनल है। और जो चैनल चलाने वाला है वो धन कमाने के लिए आया है, वो राष्ट्र सजाने और बनाने के लिए नहीं आया है। और धन देने के लिए आप बैठे हो। कहा था हिटलर ने, किसी झूठ को 100 बार कहोगे तो सच हो जाएगा, और उसका अक्षरशः पालन ये सरकार कर रही है। हमको सरकार से कोई दुश्मनी नहीं, हमको इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन इनकी विचारधारा और इनकी एक एक चीज पर अगर आप नजर दौड़ाओगे तो केवल इस देश के उन नौजवान मतदाताओं पर मुझको तरस आ रही है। इतनी मोटी सी बात तुम नहीं समझ पा रहे हो। हमको जातिवाद के कुनबे में तोड़ करके जातिवादी का नंबर 1 का नेता ये लोग हैं। ये सरेआम कहते हैं मंच से चल करके कि हम जब तक हैं, हरिजन बनाम सवर्ण के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, आपने उसको काटा। आज आरक्षण के सवाल पर आप उसको काट रहे, कितने दिनों तक ये आरक्षण चलेगा? इसकी कोई सीमा रहेगी कि नहीं रहेगी? और जब ये बात करते हैं तो कहते हैं कि सवर्ण लोग एक तरफ हो जाए। सवर्ण लोगों ने इस देश को बचाने के लिए अपना खून बहाया है, हमारे पुरखों ने दुख सहा है, दुख झेला है। आजाद हिंदुस्तान को फिर बचाने के लिए एक कोई फोरम बताओ देश के अंदर जो सवर्णों के सम्मान को बचाने के लिए बनाया गया हो। बैकवर्ड के सम्मान के लिए बना दिया, शेड्यूल के सम्मान के लिए बना दिया, मुसलमान के सम्मान के लिए बना दिया, फलाना के सम्मान के। ये लड़ते किससे हैं? ये सब उन्हीं लोगों से लड़ते हैं जिन लोगों के ताकत लिए चलते हैं। गाली कौन सुनता है? जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को इनकम टैक्स और टैक्स के माध्यम से भारत के खजाने में भरते हैं, और ये लोग दानदाता बन करके उस पैसे को बांट करके अपनी पीठ थपथपाते हुए पैसा इनके घर से नहीं आता है। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपनी कटौती करके उस खजाने को पैसा डालने का काम करते हैं। मेरा सीधा सीधा मतलब है, अगर इस देश को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी और चीन के सामान को देश के 7 समुद्र पार फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम लोग के नाम पर थूक देगी। जैसे कि आप लोग देखें कि ये इन्होंने अपना स्टैंड अपना साफ सुथरा रखा कि अगर इस देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी और चीन के सामान का बाइकाट और बहिष्कार करना है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।